हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी साइंस। इसमें चैप्टर तीसरा है संश्लित रेसे और प्लास्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इसे 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 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। आज पढ़ते हैं कि जैसे संश्लित रेसे से हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों। संश्लित रेसे से सबसे पहले उसका धागा बनाते हैं, उसे उसे कपड़ा बनाते हैं संश्लित रेसे से। उसके बाद प्लास्टिक से भी बनाते हैं हम लोग। तो संश्लित रेसे और प्लास्टिक से हम लोग वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। इसके बारे में आज पढ़ते हैं डिटेल से कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? कि रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ समान वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं से विभाजित करने का प्रयास कीजिए। जैसे सारणी 3.1 को भरिए। बोला गया भरने के लिए कि वस्तु का नाम बताएं और रेशे का प्रकार बताएं, किस प्रकार का ये रेशे है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे के बारे में आइए पढ़ते हैं कि आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम कृत्रिम चिन्हों क्यों क्यों किया। इसने बोला गया कि जैसे कि कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हों क्यों किया। आपने अभी आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि। इसके बारे में पिछले कक्षा हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। कपास, ऊन और रेशम की कीट के बारे में हमने पढ़ चुका था। इसने क्या बोला कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होते हैं? जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। जिसे रेशम कीट से प्राप्त होता है। ऊन होते हैं जैसे भेड़ बकरियों से ऊन प्राप्त करते हैं। जिसे जो जो बर्फीली इलाका में जो भेड़ियाँ रहते हैं उसे ऊन, भालू रहते हैं उसे ऊन प्राप्त करते हैं। कपास भी प्राप्त करते हैं। ये जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरी और संश्लित रेशे जैसे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो मनुष्य द्वारा कौन सी संश्लित रेशे बनाए जाते हैं? आइए पढ़ते हैं कि इसलिए ये संश्लित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लित रेशे क्या है? आइए पढ़ते हैं संश्लित रेशे क्या है। धागे से जुड़े के मनकों के हार में पाई जाने वाले एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 में चित्र 3.1 में तो इसमें बोला गया कि धागे से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाले एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 में और कहता है चित्र 3.1 में के समान कुछ कागज किलों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता दिखाई देते हैं? तो मन के ए में मन के बनाए गए हैं और बी में कागज क्लिप जोड़कर बनाए गए लंबी श्रृंखला बनाए गए। बोला दोनों में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें क्या बोला है कि एक संश्लित रेशा भी छोटा इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। तो बोला एक संश्लित रेशे हैं दोस्तों, वो भी क्या है? एक छोटा इकाई को जोड़कर बनाए गए हैं। तो प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस बोला गया कि संश्लित रेशे एक छोटी इकाई द्वारा बनाए गए और प्रत्येक छोटी इकाई क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। इस प्रकार अनेक छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल बनाते हैं जो बहुलक या अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाते हैं। इसमें बोला गया कि जो एक छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक या अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाते हैं। ये पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जैसे पोली या मर से मिलकर बना है। पोली का अर्थ अनेक होता है, मर का अर्थ भाग अथवा इकाई होता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं और बहुलक क्या प्रकृति में पाए जाते हैं? उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। तो कपास क्या है? एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होते हैं। तो कपास क्या है? एक बहुलक है। इसको याद रखना दोस्तों, कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज किससे? तो ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होता है। इसको याद रखना। संश्लित रेशों के प्रकार। आई बढ़ते संश्लित रेशों के प्रकार क्या है? जैसे ए में रेयन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है और परंतु इसकी सुंदर बनावट और टेक्सचर ने बहुत व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास कीजिए कि उन्हीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार का रेशा या काष्ठ या लुगदी के रसायन उपचार से प्राप्त किया गया है। यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयन या प्राकृतिक स्रोत या काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इन्हें रंगों की कई किस्मों से रंगा जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा उनके साथ मिलाकर या कालीन या गलीचा बनाते हैं। जैसे चित्र 3.2 में रेयन या निर्मित वस्तु का चित्र ये दिखाया गया है। ये किस तरह से ये रेयन निर्मित वस्तु रेयन से जिसे बनाया गया रेयन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादर बनाते हैं अथवा उनके साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। यही प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह मानव निर्मित है। यह रेशम से सस्ता होता है परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं नायलॉन के बारे में। बात करें नायलॉन क्या है? कि नायलॉन एक
एक अन्य मानव निर्मित रेसे होता है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बिना बनाए गए हैं। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल या प्रत्यावस्थ या हल्का तथा यह चमकीला और घुलने से सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशों वास्तव में इतना प्रबल हैं कि हम इसे नायलॉन या पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने हेतु रेशे बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुबाड़े, रस्से, तंबू और दांत साफ करने का ब्रश या कारों का सीट के पट्टे या स्लीपिंग बैग या शयन थैला या पर्दे आदि। चित्र 3.3 में नायलॉन का उपयोग पैराशूट चित्र 3.3 में नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है, जैसे चित्र 3.4 में या नायलॉन रेशों का उपयोग जैसे पैराशूट में और चट्टानों पर चढ़ने में किया जाता है, चित्र 3.4 में यह दिखाया गया है दोस्तों। तो नायलॉन का उपयोग आइए देखते हैं इस बॉक्स में बूझो क्या कह रही हैं। नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं ये दिखाए गए हैं कि नायलॉन से जैसे हम लोग सॉक पहनते हैं, नायलॉन से जैसे पर्दा गेट पर हम लोग दरवाजे पर लगाते हैं, नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुओं को दिखाया गया। क्या नायलॉन के रस्से सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने की रस्से का निर्माण कर सकते हैं? नायलॉन का उपयोग पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने रस्सों के निर्माण में किया जाता है, जैसे चित्र 3.4 में दिखाया गया। एक नायलॉन का तार या इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। जैसे बोला गया एक नायलॉन का तार होता है दोस्तों, वो इस्पात के तार से ज़्यादा प्रबल होता है। आइए हम जानते कैसे प्रबल होता है एक नायलॉन का तार एक इस्पात के तार से कैसे प्रबल होता है। एक क्रियाकलाप से समझेंगे। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए और लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए और इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। जैसे चित्र 3.5 में दिखाया गया दोस्तों, 3.5 में दिखाया गया एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटका हुआ एक धागा है। तो मुक्त सिरे पर इसमें बोला गया कि मुक्त सिरे पर एक हुक लगा या पलरा बांध दीजिए और जिसमें बाट रखे जा सके और पहले पलरे में एक करके बाट तब तक रखते चले जाएं जब तक कि धागा टूट न जाए। और धागों को तोड़ने हेतु आवश्यक कुछ भार को लिख लीजिए। यह भार रेशम का सामर्थ्य बताता है और इसी प्रक्रिया को ऊन या पॉलीमर, रेशम या नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए और आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणी कीजिए और धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसे प्रेक्षण सारणी 3.2 में क्रम दिया गया और धागे या रेशे के प्रकार दिया गया, कपास या ऊन या रेशम या नायलॉन। तो धागों को तोड़ने हेतु आवश्यक कुछ भार यहाँ बोला या लिखने के लिए। तो आप रेशों या धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक बहुलक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं या बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। पॉलिएस्टर या एक्रिलिक पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसे रेशे से बने या कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक घुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन का नाम सुना होगा दोस्तों। टेरिलीन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु या सामान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट या पीटी बोतलें या चावल तथा चीनी संचय के लिए पेट जार या खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। पेट पॉलीएथिलीन या टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित की वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर या पॉलीप्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो वो फलों की उनकी गंध प्रदान करते हैं और निर्मित कपड़े या पॉलीकोट या पॉलीबुल या टेरिकॉट या आदि नामों से बेचे जाते हैं। तो पॉलिएस्टर क्या होता है दोस्तों? उसके बहुत से नामों से बेचे जाते हैं। वास्तव में एक रसायन एस्टर कहलाता है और इसकी इकाई पुनरावृत्ति बनता है। एस्टर वे रसायन जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, निर्मित कपड़े पॉलीकोट या पॉलीबुल या टेरिकॉट या आदि के नाम से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो पॉलीकोट या पॉलिएस्टर कपास का मिश्रण, पॉलीबुल या पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। तो इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सुदेश दिखाई देते हैं।
ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेसे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेसे या अधिक टिकाऊ और बहुत के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में यदि आप संश्लेषित रेशों का जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत यह आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वो पहले क्या करते हैं कि अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनते। तो सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाता है, ये विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। 3.3 में संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है कि कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे या अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान या सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक या चलाऊ या कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों का संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2 एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए और प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो और इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक या बिखरों या मगों में भिगोएं जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व या टिकाऊपन या मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्लास्टिक, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए और संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक और सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। जैसे चित्र 3.6 में रेखीय होते हैं, कुछ रेखीय होते हैं, कुछ क्रॉसबद्ध व्यवस्था में होते हैं। यह पॉलिएस्टर है। आइए पढ़ते हैं आगे। प्लास्टिक की वस्तुओं सभी संभवतः आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में चित्र 3.7 प्लास्टिक में विभिन्न वस्तु दिखाए गए हैं। चित्र 3.7 में देख सकते हैं कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है। तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से के सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसे रंगा या पिघला जा सकता है, इसे बेलकर या चार्जों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने भिन्न प्रकार के उपयोग हैं। चित्र 3.7 प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं ये दिखाए गए। ये 4 वस्तुएं दिखाए गए, जैसे चेयर दिखाए गए, बाल्टी दिखाए गए, ग्लास दिखाए गए और खुले खिलौने दिखाया गया, बच्चों का मोटरसाइकिल खिलौने। आइए देखते हैं कि पॉली प्लस इथिन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए और क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, जो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने या कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। 2 उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। या बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच या विभिन्न बर्तनों के हथे या आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें या रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में ये दिखाए 3 पॉइंट में प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं हैं
इसमें दिखाए गए हैं कि 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे जिस स्विच का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का, जैसे हम लोग दवाल में स्विच का उपयोग करते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई गई। ये किस तरह से ये थर्मोप्लास्टिक से जैसे प्लेट बनाया जाता है, और तो इस तरह से जैसे हाथ में पकड़ने वाला बनाया जाता है। और थर्मोप्लास्टिक बहुत सारे वस्तु हैं, जैसे बाल्टी, जैसे वायर बनाया जाता है, जैसे जैसे बिजली के कवर जो होते हैं उसके उसके भी ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तु इसमें दिखाए गए हैं कि आपने देखा होगा, जितने भी ये वस्तु प्लास्टिक दिखाई तो दोस्तों, इससे आप जरूर परिचित होंगे, आप इसको जरूर आपने देखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विकल्प पदार्थ या प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचय करने का सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधा लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर या सजावट की वस्तुएं ये आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभी लाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक प्लास्टिक अन्य भी क्रियाशील हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी या वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जब जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता है। इसलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली प्लास्टिक के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी के से बात करिए, और किस पदार्थ की बनी बाल्टियों और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का और प्रबल, चिरस्थायी, विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्योगों हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं। प्लास्टिक कुचालक होते हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार ये प्लास्टिक से ढके रहते हैं, और खाना बनाने वाले पात्रों के हेल्थ इसके बने होते हैं। आप क्या जानते हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल या उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग में कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियां या टीकों के पैक करने हेतु, ये घावों को सीने हेतु धागे या सिरिंज या चिकित्सकों के दस्ताने, और विविध प्रकार के चिकित्सा यंत्र या माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। या माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थ को पका देते हैं, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिकित्सा नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्र पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्निशह प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन या प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटे वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होते रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे सारणी 3.3 में कि अपशिष्ट के प्रकार हैं। सब्जियों, फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन आदि, इसे अपहांसित होने में लगने वाले लगभग समय 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। या पदार्थ की प्रकृति, जैसे जैव निम्नीकरण। कागज होता है कि सब्जियों या फलों के छिलके को, भोजन आदि को अपहांसित होने में या सड़ने में या अपघटित होने में कितने टाइम लगते हैं? ये जैव निम्नीकरण होते हैं, 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। कागज को 10 या 30 दिन लगते हैं जो जैव निम्नीकरण होने में, और सूती कपड़ा को 2 से 5 महीना लगते हैं जैव निम्नीकरण होने में। और लकड़ी को कितना लगते हैं? 10 से 15 वर्ष लगते हैं जैव निम्नीकरण होने में। उन्हीं वस्तु को कितना साल लगते हैं? उन्हीं वस्तु को लगभग 1 वर्ष लगते हैं जैव निम्नीकरण में। और टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बों को कितना लगते हैं? 100 से 500 वर्ष लगते हैं दोस्तों जैव निम्नीकरण होने में। और प्लास्टिक थैलियों को कई वर्ष लग जाते हैं जैव निम्नीकरण होने में दोस्तों। इसका कोई गारंटी नहीं इसको कितना, जैसे टीन, एल्यूमिनियम को तो अन्य वस्तु को तो ये 100 से 500 वर्ष तक जैव निम्नीकरण में लग जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक की थैलियों में कई वर्ष लग जाते हैं जैव अपघटित होने में और जैव अनिम्नीकरणीय होने में। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखनी सारणी को। तो प्लास्टिक पर्यावरण के हम जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटे वस्तु मिलते हैं। यह कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या क्यों है? पदार्थ जो प्राकृतिक
जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा प्रकटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जो जीवाणु प्रक्रिया द्वारा अपघटित जैव निम्नीकरण कहलाता है। पता जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है दोस्तों कि इसमें क्या बोला गया है, जैसे जैव अनिम्नीकरणीय जैसे टीन, एल्युमिनियम और धात्विक जो होते हैं 100 से 500 वर्ष तक जैव अनिम्नीकरणीय होता है। और जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ जैव अनिम्नीकरणीय होता है। इसमें बोला गया है कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय। जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जो प्राकृतिक जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। सो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरणीय हितैषी नहीं है और यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब हम संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम या उत्सर्जित कर पर्याप्त पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए और कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करिए। जब निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और उनका अलग निस्तारण करिए और इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। और कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश या थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए और पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। तो इसे पुनः चक्रीय सामग्री का उपयोग या विशेष रूप में खाद्य पदार्थों के संचय हेतु जैसे सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी या नागरिक के रूप में 5 आर सिद्धांतों को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस और पुनः उपयोग कीजिए, रीयूज और पुनः चक्र करिए, रिसाइकिल और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण रिफ्यूज हितैषी है। जिसमें क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट बात बोला गया कि जो उत्तरदायी नागरिक के रूप में होना चाहिए, ये 5 आर को सिद्धांत है। उसको बोला गया कि जो नागरिक को जो उत्तरदायी होना चाहिए, एक नागरिक को उपयोग कम करिए, रिड्यूस उपयोग कम करिए और पुनः उपयोग करिए, रीयूज और पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर और उपयोग ना करें, रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण रिफ्यूज हितैषी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने कोई ऐसा कचरे का या ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो या खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निकल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? यह प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में या कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक स्तर बनाते हैं। अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं और कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स या बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर या सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल या स्वच्छ या प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा या विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशय में अथवा या सड़क पर नहीं फेंकिए। तो खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। आपने इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग कम करिए और अपने जो स्टील का बर्तन रखे डिब्बे का प्रयोग करिए और भोजन रखने में इसका उपयोग करिए। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करिए। इसके प्लास्टिक ज़्यादा उपयोग करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आपको बहुत सारा की बीमारियां हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए प्लास्टिक का यूज बहुत कम कीजिए। उसके स्थान पर या तांबे का बर्तन, जैसे तांबे का बर्तन पहले हम लोग के पूर्वज धोते तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, तो वो पानी बहुत शुद्ध होते थे दोस्तों। उसमें होते कि जैसे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में क्या होता है कि दोस्तों आपने माइक्रो जो प्लास्टिक होते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो बहुत बीमारी का जो कारण बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करिए और उसके जगह पर या स्टील का बर्तन या तांबे का बर्तन पानी पीने के लिए उपयोग में लाइए। और प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक है जो हमारे शरीर के अंदर जाने से बहुत बीमारियाँ जो उत्पन्न करते हैं। इसलिए आइए हमने क्या पढ़ते हैं। संश्लित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे या पशुओं से प्राप्त होते हैं या संश्लेषित रेशे या मेट्रो रसायन के रसायन प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टी, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों या जलाशय या जलयानों या अंतरिक्ष यानों या स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयन या नायलॉन या पॉलिएस्टर और
एक्रिलिक नाम दिए गए हैं कि विभिन्न प्रकार के रेसे अपनी प्रबलता या जल अवसूचन क्षमता या दहन प्रकृति या मूल्य या चिरस्थायित्व या आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी और है। तो प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये हितैषी गैसें जैसे उत्पन्न करते हैं, भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव और निम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों को आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। थैंक यू दोस्तों। आपने इसको अभ्यास करना दोस्तों, कि इसको आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको अभ्यास करना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अभ्यास करना दोस्तों। एक बार वीडियो को दोबारा देखना और इसको अभ्यास करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। क्रियाकलाप दिया गया है, विस्तारित क्रियाकलाप परियोजना दिया गया है कि इसको पढ़ना, इस क्रियाकलाप को पढ़ना। आइए जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नायलॉन रेशम जैसा दिखता है। क्या बोला कि नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1839 में नायलॉन सामने आया तो उनके मोहक या गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिला के मोजे की भारी मांगे थी, परंतु दुष्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट और बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी मूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पादन के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते। थैंक यू दोस्तों। इसको पढ़ना, एक बार दोबारा वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करना। आज इतना ही तक, अगले दिन देखें अगला चैप्टर। थैंक यू।